जय हिंद, सुप्रभात साथियों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी करंट अफेयर की इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे करंट अफेयर की क्लास से बन सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, दे रखा है कि भारत ने कांगो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल कर लिया है। भारत ने किसको शामिल किया है? कांगो को। किसमें शामिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। इसमें हम लोग बात करेंगे ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। भारत ने 2023 में कांगो गणराज्य को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल कर लिया है। कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जबेल ने भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक संधि है आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य होता है वित्त पोषण की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा दिया जाए। अब हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या। तो अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये क्या है, अंतर सरकारी संगठन है जिसका काम क्या होता है कि ये इसका प्राथमिक कार्य यही होता है कि सौर विकास को बढ़ावा दिया जाए। ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने वाली एक नोडल एजेंसी भी इसे माना जाता है। इसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा 30 नवंबर 2015 को 121 सौर संसाधन में संपन्न देशों के साथ पार्टियों के सम्मेलन में COP21 में लॉन्च किया गया था। यानी ISA को कौन से जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लॉन्च किया गया था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 30 नवंबर 2015 को, भी 121 सौर संसाधन से संपन्न देशों के साथ। एक इससे ये पूछा जाता है कि ISA का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा? तो गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो ये बातें भी आप सभी लोगों को याद रखना। और ये है एक क्या, एक आधारित अंतर सरकारी संगठन हो जाएगा। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना होती है और जाके आप लोगों को याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसने क्या किया है हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत ने कांगो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया है। तो अब हम लोग कांगो के बारे में भी जान लेते हैं। ISA के बारे में जाना, अब कांगो के बारे में। कांगो गणराज्य, ये आपको दिख रहा होगा, ये रिपब्लिक ऑफ द कांगो है ये, और ये बोला जा रहा है कि ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। ये जो रिपब्लिक ऑफ द कांगो यानी कि कांगो गणराज्य जो है वो आपका अफ्रीका में स्थित है। कांगो गणराज्य या फिर कांगो मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये आपको तट दिख रहा है, तो इसके पश्चिमी तट पर ये स्थित हो जाता है। और भी आप देख सकते हो कि इसके पास में कौन कौन से देश पड़ जाते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ऐसे करके दिया गया है। ये सब युगांडा वगैरह ये सब दिए गए हैं। तो ये सारे देश इसके पास में पड़ जाते हैं। ये 28 नवंबर 1958 को स्थापित किया गया था और इसने 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यानी कांगो को फ्रांस से स्वतंत्रता कब मिली थी? 1960 में मिली थी। 1979 में पहली बार सत्ता में आए राष्ट्रपति डेनिस सस्सो गुगेसो ने 1992 तक इस पर शासन किया। सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति बने थे वो 1979 में बने थे और ये 1992 तक रहे थे। कौन इनका नाम था? तो ये हो जाएंगे डेनिस सस्सो गुगेसो, ये इनका नाम हो जाएगा। इन राजधानी की अगर बात करते हैं कांगो गणराज्य की तो ब्राज़ाविल हो जाएगी। राजधानी इसकी ब्राज़ाविल और आधिकारिक भाषा इसकी
फ्रेंच हो जाएगी। फ्रांस से इसको क्या किया गया था, स्वतंत्र कराया गया था, इसलिए इसकी जो भाषा होगी आधिकारिक वो फ्रेंच हो जाएगी। राष्ट्रपति अभी हम लोगों ने पढ़ा डेनिस ससो नगेसो हो जाएंगे, या आप बोल सकते हो डेनिस ससो गुगेसो भी कह सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दूती चंद से संबंधित है, क्योंकि इनका 3 फरवरी को जन्मदिन था, यानी कल जन्मदिन था। तो इनके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में जो भी आपके प्लेयर्स होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेट करके हैं दूती चंद जी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। दूती चंद एक इंडियन प्रोफेशनल स्प्रिंटर हैं। ये एक इंडियन प्रोफेशनल स्प्रिंटर हैं और नेशनल चैंपियनशिप इन द वुमेन्स 100 मीटर्स इवेंट, ये नेशनल चैंपियनशिप भी रह चुकी हैं 100 मीटर इवेंट में, और फर्स्ट इंडियन हैं ये टू विन अ गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस में ये पहली इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन अ ग्लोबल कंपटीशन, यानी एक तरीके से वैश्विक स्तर पर इन्होंने ये मेडल जीता है। दूती चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एक भारतीय पेशेवर स्प्रिंटर और वर्तमान राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। वो वैश्विक प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में, हम सभी को पता है 2 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। उसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली ये तीसरी भारतीय महिला बन जाती हैं। उसके बाद 2018 में इन्होंने, दूती चंद ने क्या किया था, जकार्ता में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें महिलाओं की इन्होंने 100 मीटर में रजत पदक भी जीता था। तो रजत पदक कब जीता था, 2018 में जो जकार्ता में एशियाई खेल हुए थे, महिलाओं की 100 मीटर जो है रेस में इन्होंने जीता था। तो ये बातें थी दूती चंद के बारे में जो आप सभी को याद रखना है कि इनका संबंध किससे हो जाएगा। तो ये क्या है, भारतीय जो है पेशेवर स्प्रिंटर हो जाएंगे और ये एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की बात करते हैं। ये है महाराष्ट्र सरकार, यानी मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के। यहाँ पे क्या हुआ है कि जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया है। मतलब राज्य सरकार ने क्या किया है, जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया है, राज्य गीत घोषित कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 3 फरवरी 2023 को जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया है। ये गीत अब राज्य के आधिकारिक अवसरों पर भी बजाया जाएगा। गाने के 2 छंदों की कुल अवधि 1.41 मिनट होगी। गाने के मूल बोल राजा बढ़े ने लिखे थे, ये भी आपको याद रखना है। श्रीनिवास खाले ने संगीत दिया और लोक गायक कृष्णराव साबले ने इसे गाया था। तो एक तरीके से आप इस पे थोड़ी सी नज़र दौड़ा लें कि जो है महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा इस नाम का राज्य गीत घोषित किया है और इसको अब सभी आधिकारिक अवसरों पर गाया जाएगा। इसमें जो 2 छंदों की कुल अवधि है वो 1.41 मिनट हो जाती है। गाने के जो मूल बोल हैं वो राजा बढ़े ने लिखे थे, जबकि संगीत दिया था श्रीनिवास खाले ने, और लोक गायक कौन हो जाएंगे, कृष्णराव साबले ने इसको गाया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने तो हम लोगों ने देख लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, उसका नाम हो गया है जगदीशपुर। तो इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर किया गया। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके जगदीशपुर करने की घोषणा कर दी है। इस्लाम नगर गांव भोपाल से लगभग 12
इनका कोई मतलब नहीं है। भोपाल की स्थापना जो है 1724 ईस्वी में एक अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, जिसने जगदीशपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और इसे इस्लाम नगर नाम दिया था। मतलब पहले इसका नाम जगदीशपुर ही था, लेकिन उसने क्या किया, इसे इस्लाम नगर नाम दिया था, यानी इस्लाम का शहर इसे नाम दिया था। अब उसी का नाम बदल करके फिर से जो है जगदीशपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट, प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। तो जो अग्रवाल जी हैं, प्रशांत अग्रवाल जी को लाओस का क्या बनाया जाएगा, भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रशांत अग्रवाल को लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में यानी कि लाओस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्यरत हैं। वह 1998 में भारतीय विदेश सेवा में यानी IFS में शामिल हुए और पेरिस, पोर्ट लुइस और बैंकॉक में भारत के मिशनों में इन्होंने काम भी किया है। IFS अधिकारी M सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी अब इनकी जगह पे M सुब्बा रायडू को जो है नियुक्त कर दिया गया है और इनको जो है लाओस के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया है प्रशांत अग्रवाल जी को। अब बात आई है यहाँ पे लाओस के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग लाओस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे लाओस की अगर बात करें तो ये है लाओस, ये वियतनाम, म्यांमार, ये सब आपको दे रखे हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, ये आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ये आपका साउथ चाइना है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो है साउथ चाइना, बे ऑफ बंगाल, इनसे घिरा हुआ ये है। लाओस की अगर बात करते हैं तो ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। अब ये सब कहाँ पड़ता है, जो है एशिया में ही पड़ता है, तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई में देश है। लाओस 1953 में सिसवांग के अधीन एक संवैधानिक राजतंत्र के साथ स्वतंत्र हुआ था। 1975 में वियतनाम युद्ध समाप्त होने के बाद कम्युनिस्ट पाथेट लाओ सत्ता में आए। राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, वियन तियाने हो जाएगी, लाओस की वियन तियाने हो जाएगी और इसकी मुद्रा हो जाएगी लाओसियन किप। लाओसियन किप इसकी मुद्रा है। जनसंख्या 74.3 लाख है और राष्ट्रीय भाषा इसकी क्या हो जाएगी, लाओ। आप देखेंगे कि लाओस की राजधानी वियन तियाने और मुद्रा लाओसियन किप है और राष्ट्रभाषा लाओ है। प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोन है, जबकि राष्ट्रपति थोंगलॉन सिसोलिथ हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, लाओस के जो राष्ट्रपति हैं वो थोंगलॉन सिसोलिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानने को मिले ताकि जो है हम लोग एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। नाबार्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चरल कृषि और जो है एक तरीके से कृषि के विकास के लिए ये एक राष्ट्रीय बैंक हो जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के नियमन के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय हो जाता है। यानी ये जो नाबार्ड है, जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती उनको और शीर्ष सहकारी बैंकों, इनको जो है रेगुलेट करने का काम करती है। ये वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नाबार्ड अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 1982 ईस्वी में, यही पॉइंट याद रखना है कि जो है ये नाबार्ड अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 1982 में क्या किया गया था, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, शिवरमन समिति की। कब हुई थी, 1982 में। मुख्यालय इसका हो जाएगा मुंबई नाबार्ड का, और अध्यक्ष अभी इनको हाल फिलहाल में बनाया गया है साजी केवी जी को। तो साजी केवी जी को
क्या किया गया है, नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सारी बातें आपको नाबार्ड से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता केवी तिरुमलेश का निधन हो गया है। तो इससे भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है निधन से संबंधित। तो ये एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं केवी तिरुमलेश जी, इनका निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक हैं केवी तिरुमलेश, और इनका फरवरी में जो है हैदराबाद में निधन हो गया। उन्होंने विभिन्न शैलियों में सबसे बहुमुखी लेखों में से एक भी माना जाता है केवी तिरुमलेश जी को। उन्हें कन्नड़ में उनके कविता संग्रह अच्छे काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी हैं, तो इनको 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक लेखक के रूप में उनका करियर 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब उन्होंने कन्नड़ में नव्य शैली में कविताओं का संग्रह मुखवाडागलु लिखा था। तो ये पॉइंट्स थे करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगती हो, तो आप ये अपने फ्रेंड के साथ जो है लाइक शेयर कर सकते हैं, और जो है वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में इन तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।